हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे 10% कोटा इन तमिलनाडु। अभी जैसे कि आपको पता ही है, रिसेंटली रिजर्वेशन पॉलिसी में जो चेंज आया है, 10% कोटा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनको देने की बात की गई है। अब इस पूरा सिनारियो का तमिलनाडु में पूरा क्या किस्सा है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम तमिलनाडु स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वहाँ पे 69% रिजर्वेशन है, जबकि बाकी स्टेट्स में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग कि 50% का कैप है, उससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, और जो PDF है अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने लास्ट में दे रखा है। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं सभी कोर्सेज की। आप इन नंबर्स पे कॉल करके इनके बारे में कोई भी अधिक जानकारी ले सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या डायमेंशंस इस टॉपिक में मैं कवर करूंगी। पहली बात कि तमिलनाडु है, ओके। तमिलनाडु का रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है और प्रेजेंटली ये किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, इसको किस तरीके से लागू किया जाता है, टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स कि कैसे इसका रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो इवॉल्व हुआ, कैसे ये 69% तक पहुंचा, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। और उसके बाद में अभी भी ये 69% जो है वो इम्प्लीमेंट है वहाँ पे ये रिजर्वेशन पॉलिसी, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसको स्क्रैप क्यों नहीं किया गया, ख़त्म क्यों नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 50% का कैप रिजर्वेशन पे होना चाहिए। उसके बाद जो बाकी स्टेट्स हैं वो रिजर्वेशन को लेके क्या क्या डिमांड कर रही हैं उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये जब हमारा अभी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो 10% कोटा आया है वो तमिलनाडु के लिए एक डिफरेंट गेम है। वहाँ पे एक डिफरेंट ही रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इस कोटे को लेके कोई खुशी लोगों में जो है वो नहीं देखने को मिलती, जबकि बाकी स्टेट्स में ऑलमोस्ट काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं, लेकिन तमिलनाडु में इसका रिस्पॉन्स कैसा है ये हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तमिलनाडु के रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात करते हैं। रिजर्वेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 69% रिजर्वेशन वहाँ पे है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन 69% से कम है। यानी ये रिजर्वेशन 58% से लेकर 69% के बीच में स्विंग करता है। मिनिमम ये 58% होगा और मैक्सिमम ये 69% हो सकता है। लेकिन ये कैसे, ये मसला क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है उनके नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लोग। ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए एक मेथड इन्होंने जो है वो बनाया है कि सपोज यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि किस लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये 58% से 69% के बीच में स्विंग करता है, और ये डिपेंड करता है नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो जनरल कोटा के स्टूडेंट्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो उनका नंबर कितना है, उसके हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो स्विंग करेगी। अब देखिए तमिलनाडु में सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 100 सीट्स की, कि हमारे पास 100 सीटें हैं तमिलनाडु में। अगर 50% कोटा जो है, जो बाकी स्टेट्स में लगता है या सेंटर लेवल पे लगता है, उसके हिसाब से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे सेंटर के हिसाब से, एक केस ले लेते हैं हम सेंटर का और यहाँ पे एक केस ले लेते हैं हम तमिलनाडु का, राइट। अब सेंटर के हिसाब से जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में कितने बच्चे आएंगे, यानी जिन बच्चों की सिलेक्शन मेरिट के हिसाब से होगी वो कितने बच्चे होंगे, 50 बच्चे। एम आई क्लियर? 50 बच्चे होंगे, क्योंकि 50 आपके रिजर्व कैंडिडेट्स हैं। ये जो 50 बच्चे हैं ये मेरिट के बेस पे सिलेक्ट हुए। अगर हम 100 सीट्स की बात कर रहे हैं, यानी 100 जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं 100 सीटों के लिए, तो ये 50 बच्चे मेरिट पे सिलेक्ट होंगे। इन 50 ये जो सीट्स हैं यहाँ पे रिजर्व्ड कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं जनरल कोटा में, राइट। अब तमिलनाडु की बात करें, जो यहाँ का रिजर्वेशन पॉलिसी है 69%, तो बताइए यहाँ पे कितने सीट्स होंगे जनरल कोटा के लिए? 31, बिकॉज 100 माइनस 100 सीट्स हैं, 69 आपका रिजर्व्ड है, तो जनरल के लिए कितना बचा? 31।
तो यहाँ पे आ गए आपके 31 सीट्स। अब ये जो 31 सीट्स हैं ये आपके मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो रिजर्व कैटेगरी के भी हो सकते हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी के भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात क्या है कि सपोज कोई कॉमन टेस्ट था, अगर ये यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, जो यहाँ पे 31 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, अगर इन पे कोटा लगा होता सेंटर का तो 50 लोग सिलेक्ट होने थे। यहाँ पे कितने लोगों का नुकसान है? अगर आप 50 में से 31 माइनस करेंगे तो 19, यानी सेंटर की पॉलिसी के हिसाब से 19 लोग और सिलेक्ट होने थे, लेकिन तमिलनाडु में उन जनरल कैटेगरी के 19 जो कैंडिडेट्स हैं उनको नुकसान है, राइट। और अब देखिए यहाँ पे एक एक्सट्रीम केस हम लेते हैं कि ये 19 के 19 जो कैंडिडेट्स हैं ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, यानी ये जनरल कैटेगरी के हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या प्रोविज़न रखा है कि जितने लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के होंगे हम 100 सीटों में उतनी सीट्स प्लस कर देंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। यानी अगर 100 सीट्स थी तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये पूरे जो 19 कैंडिडेट्स हैं ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे 100 प्लस 19 हो जाएगा, यानी 119 सीट्स, ये एक्सट्रीम केस है, 119 सीट्स हो जाएंगी, यानी 69 आपकी रिजर्व्ड हैं। 100 से करेंगे तो आपका 58% रिजर्वेशन होगा जब आपके सभी कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं, इसको हम ये जो 19 सीट्स हमने यहाँ पे इंक्रीज की हैं हम इसको बोलते हैं सुपर न्यूमेरी कोटा, राइट। ताकि जो जनरल में फॉल कर रहे हैं जो लोग कैंडिडेट्स उनको नुकसान ना हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से सुपर न्यूमेरी कोटा जो है वहाँ पे सीट्स जो हैं उस हिसाब से ऐड कर दी जाती हैं, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जैसे ये 31 का लिस्ट यहाँ पे निकला, यहाँ पे जो 32, 33, 34, 35, 36 रैंक के लोग हैं, अगर सेंटर वाला पॉलिसी लगता तो ये लोग सिलेक्ट हो जाते, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु में 39 पे आपने रोक दिया उनको क्योंकि 69% रिजर्वेशन है, ये लोग सिलेक्ट नहीं हुए। और जब देखा गया ये 32, 33, 34, 35, 36 ये लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के थे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अगर 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं तो यहाँ पे हम 5 सीट्स ऐड करेंगे, राइट। दैट मीन्स आपका जो न्यूमरेटर है वो चेंज नहीं होगा, वो तो 69 ही रहेगा, लेकिन नीचे आपका ये डिनोमिनेटर चेंज हो सकता है। और अगर ये यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो रहे हैं 19 ये सब रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो सीट्स आपकी इंक्रीज नहीं होंगी। दैट मीन्स आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 100 सीट्स ही रहेंगी और फिर 100 से करेंगे तो 69% आपका जो रिजर्वेशन है वो रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे सोशल नेटवर्क पे जो एड्रेस दिए हैं इस बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो तमिलनाडु का रिजर्वेशन है ये स्विंग करता है 58 और 69 के बीच में। वो डिपेंड करता है कि कितने नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स वहाँ पे सिलेक्शन उनका हुआ है, राइट। अब देखिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी का एक इवॉल्व कैसे हुआ, एक ब्रीफ टाइमलाइन देख लेते हैं। देखिए 1946 में शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन था एससी का वो 8.33 से इंक्रीज़ होके 12.33 यानी 12.33% कर लिया गया। 46 में आप देखिए उसको 16.66 इतना इंक्रीज़ कर लिया गया। 1951 में आप देखें 16% रिजर्वेशन था, उसके बाद 25% ओबीसीज़ के लिए नया रिजर्वेशन जो है बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, तो टोटल रिजर्वेशन 41% हो गया। उसके बाद 1971 में वहाँ पे एक सत्यनाथन कमीशन जो है वो बिठाया गया और उन्होंने रिकमेंड किया कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी इनकम बार लगेगा। जिन लोगों का कुछ इनकम ज़्यादा होगा उनको रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, राइट। और उसके बाद कुछ और कोटाज यहाँ पे इंक्रीज़ किए गए। बैकवर्ड क्लासेस का कोटा आया 16% और उसके बाद मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का कोटा आया 17%। उसके बाद बीच में डीएम के गवर्नमेंट जब वहाँ पे आई उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को और इंक्रीज कर दिया, 31% कर दिया और एससी एसटी के लिए 18% कर दिया और अब आपका रिजर्वेशन वहाँ पे हो गया 49%। उसके बाद 1980 में कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए। आपने
एमजीआर का नाम सुना होगा, एमजी रामचंद्रन, एक्टर भी थे, उसके बाद बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन रहे तमिलनाडु के लिए, एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, काफ़ी कुछ 10 साल सीएम भी रहे हैं। ये 1977 से 1987 के बीच तमिलनाडु के सीएम भी रहे हैं। इनको 1980 में एक झटका लगा था, बिकॉज तमिलनाडु में इन्होंने क्रीमी लेयर जो था उसको एक्सक्लूड कर दिया था कि उन लोगों को जो क्रीमी लेयर हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इनकम बार लगा दिया था कि जहाँ पे आपका एक इनकम बता दिया था कि पर एनम यानी एक साल का इनकम जिनका 9,000 से ज़्यादा है उनको रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर में इंक्लूड किया गया था। इस वजह से इनको इलेक्शन में इकलौती हार थी इनकी 1980 में, इस रीज़न की वजह से कि इन्होंने ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया था और उसको इम्प्लीमेंट किया था, ये इलेक्शन हार गए थे इस वजह से। लेकिन बाद में इन्होंने बल्कि जब वापस आए वो पावर में, अपना जो डिसीजन है उसको रिवर्स कर दिया। तो देखिए क्रीमी लेयर को बाद में विड्रॉ कर दिया गया और ओबीसी कोटा भी इंक्रीज़ कर दिया गया 50%, और अब आपका टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया वहाँ पे 68%, राइट। अब देखिए 1989 में क्या हुआ कि वहाँ पे एक और कम्युनिटी निकल के आई, आपकी वनियार कास्ट। उन्होंने बोला कि हमको भी अलग से जो है रिजर्वेशन चाहिए, तो इसके तहत डीएमके गवर्नमेंट ने ओबीसी रिजर्वेशन को 2 पार्ट्स में बांट दिया, 30% ओबीसी कर दिया और 20% एमबीसी कर दिया, यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास, और 1% सेपरेट जो है वो रिजर्वेशन दे दिया किसको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, राइट। और यहाँ पे 1980 के 89 के बाद वहाँ पे कितना हो गया आपका रिजर्वेशन, 69% इंक्रीज कर गया। अब देखिए 1992 में एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपकी मंडल जजमेंट आती है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और क्रीमी लेयर को भी एक्सक्लूड करने के लिए बोला कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स जो हैं क्रीमी लेयर को नहीं मिलने चाहिए मंडल। लेकिन अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जज ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली है कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत दूर दूर तक रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग हैं जिनकी कंडीशंस इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि एक्सट्रीम केसेस में, एजुकेशन के केसेस में, एम्प्लॉयमेंट और उनको सोशली अपलिफ्ट कराने के लिए कुछ केसेस में ये जो लिमिट है 50% की, इसको ब्रीच किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, इसको इंक्रीज किया जा सकता है। अगर आप ये जजमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे ऐसा जज ने कहा था। तो बल्कि ये 50% है, लेकिन कुछ केसेस में, एजुकेशन के केसेस में सोशल अपलिफ्टमेंट को लेकर इसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये तमिलनाडु के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है 69% रिजर्वेशन देने का, क्योंकि वहाँ का डेमोग्राफी इस तरीके का है। जो सेंसस था आपका 1991 का, वहाँ उसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु में 88% जो पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड क्लासेस हैं। वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। 88% पॉपुलेशन जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। तो उस तरीके से वो अपनी 69% जो है और रिजर्वेशन उसको जस्टिफाई भी करते हैं। खैर हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। टाइमलाइन की बात कर रहे हैं तो 1994 में देखिए ये सब होने के बाद जब 69% कोटा आ गया, तमिलनाडु के एक लॉयर थे KM विजयन, उन्होंने वॉइस कंज्यूमर फोरम के बेसिस पे एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया और कहा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया कि ये 50% रिजर्वेशन इनको रखना चाहिए, 69 नहीं होना चाहिए। बल्कि ये उनको बहुत ही घातक साबित हुआ, उन पर काफ़ी अटैक्स भी हुए, ऑलमोस्ट उनकी आप कह सकते हैं हड्डियाँ लोगों ने तोड़ दी जब वो घर के बाहर निकले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, राइट। उसके बाद देखिए सेम केस जो है वाइस चांसलर जो थे अन्ना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी कहा कि 50% रिजर्वेशन ही वो देंगे। लेकिन उसके बाद एक मेन चेंज आई, जो 69% रिजर्वेशन है उसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। ये आपकी जयललिता जी के टाइम पे हुआ, उन्होंने ये चीज़ करवाई आप जो तमिलनाडु के स्टेट हैं उनके लिए, ताकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको नुकसान ना हो और जुडिशियल स्क्रूटनी से ये जो लॉ है ये बच पाए। तो इन्होंने क्या किया, आप देखिए 9th शेड्यूल में क्या रहता है, 9th शेड्यूल में जो भी आपके एक्ट्स होंगे, जो भी आपके लॉज होंगे, उन पे कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा पहले कहा गया था। 9th शेड्यूल जो है ये 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट करके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो इसको लेके आए थे, बिकॉज उस टाइम जब वो लैंड रिफॉर्म्स
के लिए जो भी चीज़ें कर रहे थे, तो हर चीज़ को लोग चैलेंज कर रहे थे और काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसलिए उन्होंने ये फर्स्ट अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल जो है आर्टिकल 31B ये लेके आए। ये इसको इम्यूनिटी, आर्टिकल 31B इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है 9th शेड्यूल को, यानी इसमें जो भी एक्ट्स या लॉज होंगे उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी जो है वो नहीं हो पाएगी। हाउएवर अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है, क्योंकि 2007 में 9 बेंच जजेस थे, उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया था कि इन केस कोई भी ऐसा लॉ है, चाहे वो 9th शेड्यूल में है, अगर वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, अगर ये इसका आंसर यस है। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, अगर इन दोनों चीज़ों का आंसर यस है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है, राइट। तो अब चाहे ये जो लॉ है 9th शेड्यूल में है, लेकिन इसमें जुडिशियल जो स्क्रूटनी है वो पॉसिबल है, राइट। ये बात थी आपके 9th शेड्यूल की, और 69% रिजर्वेशन जो तमिलनाडु का है वो इसके अंडर ही आता है। उसके बाद मई 2006 में एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हमने बहुत सारे देखे, जब ओबीसी कोटा आपका लागू किया गया 27% का, और अप्रैल 2008 से के बीच और जो अप्रैल 2010 अप्रैल तक की बात है वहाँ पे, ओके यहाँ पे ये गलती से लिखा है, ओके इट इज़ अप्रैल 2008 का टाइमलाइन। यहाँ पे जो 27% रिजर्वेशन जो है एजुकेशनल, क्योंकि पहले ओबीसी कोटा आपका सिर्फ जॉब्स के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी। उस टाइम जब पूरे इंडिया में इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तमिलनाडु बिल्कुल साइलेंट था। तमिलनाडु आप कह सकते हैं इस चीज़ को इसके चीज़ के साथ था, ओबीसी कोटे के फेवर में था, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन ही 88% जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, हार्डली 10 से 12% जो हैं वो आप कह सकते हैं फॉरवर्ड कास्ट हैं, तो वहाँ पे हमको कोई भी प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। अब देखिए क्या रीजंस हैं। एक रीज़न मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ऑब्वियसली वहाँ का डेमोग्राफी, 87 to 88% जो लोग हैं वो वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के हैं, ये 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग, ओके। उसके बाद जो द्रविडियन पॉलिटिक्स वहाँ पे रहा है 1900 के बाद, वो बहुत ही अगेंस्ट रहे हैं ब्राह्मण्स एंड अदर अपर कास्ट के, क्योंकि वहाँ पे एक सेंसस हुआ था 1871 में। ये आप कह सकते हैं भारत का बहुत ही अर्ली, सबसे पहला सेंसस में आप इसको शामिल कर सकते हैं 1871 के सेंसस में, जहाँ पे ये बताया गया था, उस टाइम आपका मद्रास प्रेसिडेंसी था, ये पता चला था कि जितने भी लोग पॉलिटिकल हायर पोस्ट पे हैं, पॉलिटिकल पावर जो कॉन्सेंट्रेटेड है, या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहाँ पे मैक्सिमम अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण जो हैं अपर कास्ट पीपल, उनको ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। कोई भी नॉन ब्राह्मण जो है उसको जो है प्रमोट नहीं किया जाता। तो इसलिए ये बहुत ही अगेंस्ट है कि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे रिजर्व, क्योंकि जब मैक्सिमम पॉपुलेशन आपका बैकवर्ड क्लासेस से है, लेकिन पावर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास है, तो लोगों में आक्रोश तो होगा। तो एक ये रीज़न है यहाँ पे अभी जो सिस्टम है रिजर्वेशन पॉलिसी का। और उसके बाद जो पॉलिटिकल पावर है स्टेट की यहाँ पे, वो टोटली ही बैकवर्ड क्लास के आगे पीछे ही घूमती है। जब मेजॉरिटी डेमोग्राफी आपकी बैकवर्ड क्लास है, तो वोट बैंक भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए यहीं से आएगा, तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स भी इसी के आगे पीछे घूमती है। और उसके बाद कोई भी रीजनेबल ऑब्जेक्शंस यहाँ पे अपर कास्ट के द्वारा देखने को नहीं मिलती। उसका रीज़न यही है कि सिर्फ जब 10 से 12% फॉरवर्ड कास्ट हैं, वो लोग खास इसके खिलाफ कोई जो है प्रोटेस्ट जो है या ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं करते, वो एक तरह से ओके हैं इस सिस्टम के साथ। तो ये कुछ रीजंस हैं कि आज भी ये पॉलिसी वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। अब हम बाकी स्टेट्स की बात करते हैं कि अब तमिलनाडु का एग्जाम्पल देके बाकी स्टेट्स भी रिजर्वेशन की डिमांड करती हैं। गुजरात में पटीदार्स को देख लीजिए, अब वो पॉलिटिकली कितने डोमिनेंट रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से भी, इकोनॉमिकली भी फॉरवर्ड रहे हैं, लेकिन वो अब अपने आप को इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के कोटे में लाने की बात करते हैं और रिजर्वेशन मांगते हैं, और कहते हैं कि अगर तमिलनाडु में हो सकता है तो यहाँ पर भी हो सकता है। हरियाणा की बात करें तो 67% रिजर्वेशन प्रपोज किया गया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने 2016 में
जो है 10% कोटा 6 कम्युनिटीज़ को जाट्स को दे दिया था, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने इसको अभी अबेंस में रखा है। उसके बाद राजस्थान में भी 54% है, तेलंगाना में प्रपोज किया गया 62%, महाराष्ट्र में एक अभी 52 है लेकिन 68% प्रपोज किया गया था, तमिलनाडु में 69 आप जानते ही हैं, और आंध्र प्रदेश में भी प्रपोज्ड है कितना 55%। और सब लोग तमिलनाडु की एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि हमारा ये लॉ आप 9th शेड्यूल में डाल दीजिए। अब देखिए 10% कोटा तमिलनाडु के लिए एक अलग गेम क्यों है। अगर अब 69 था, 10% के बाद ये 79 हो जाएगा, तो डजेंट सीम मच इन तमिलनाडु, मतलब वहाँ पे फॉरवर्ड कास्ट ज़्यादा है ही नहीं कि वो इसको अप्रिशिएट करें। तो एक रीज़न ये है इस चीज़ का कि वहाँ का डेमोग्राफी जो है वो इसको खास सपोर्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस बार जैसे मोदी गवर्नमेंट ने आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा दिया है, 1980 में जो एमजीआर थे उनकी गवर्नमेंट गिरने का सबसे बड़ा रीज़न यही था जब उन्होंने बात की थी कि अब वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे कोटा देंगे, तो लोग उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे। तो उनकी हारने का सबसे बड़ा रीज़न वहाँ पे यही था। और डीएमके जो पार्टी है वो तो हमेशा ही इकोनॉमिक जो बैकवर्ड कोटा है इसके खिलाफ ही रही है तमिलनाडु में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉलिसी अभी आई है इसको खास जो है वेलकम जो एक तरीके से यहाँ पे नहीं किया जा रहा। अब डिपेंड करती है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर वो इसको अप्लाई करती है उसके लिए तो भी नुकसान है, बिकॉज लोग कुछ खास फेवर नहीं करेंगे। और डीएम की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वहाँ पे वो तो पहले ही एक अपॉर्चुनिटी उसको मिली है कि हाँ आप इम्प्लीमेंट एक बार कीजिए फिर हम प्रोटेस्ट शुरू करवाते हैं, राइट। तो इस तरीके से तमिलनाडु में जो ये सीन है रिजर्वेशन का वो बिल्कुल अलग है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।